हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बैलेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शशि तिवारी और आज मैं आई हूं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जिसका नाम है सेल साइकिल। ये वीडियो जो होगी ये सेल साइकिल का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि क्या होती है सेल साइकिल, क्या जरूरत है इसकी सेल के लिए। ठीक है, ओके। सो हम ये सब जानेंगे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। ऑल्सो अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ कमेंट में बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज गो हेड एंड कमेंट में। ऑलराइट, ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हैंडल्स आपके सामने दिए हुए हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आपके टॉपिक को। सेल साइकिल बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो हम पहले पहले समझेंगे इसकी कहानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहुत छोटू छोटू सा बैक्टीरिया हो, बड़ा बड़ा सा ट्री हो, एनिमल्स हो, सबकी लाइफ जो शुरू होती है ना, दैट इज फ्रॉम वन सिंगल सेल। इजंट इट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर किसी की लाइफ, जब जब भी आप लाइफ की अगर बात करें कि शुरुआत किससे होती है, तो एक सिंगल सेल तो चाहिए ही चाहिए होता है, राइट? ओके, इन एनिमल एंड ह्यूमंस द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड जाइगोट। तो पहले सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है? जाइगोट होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, या फर्टिलाइजेशन के बाद ये कैसे फॉर्म होता है, या फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, तो आई टेल यू। देखो, होता क्या है, एक मिनट दो, होता क्या है बताने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि एक मेल है और एक फीमेल है, राइट? सो मेल के पास एक्स एक्स क्रोमोस सॉरी एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, राइट? अब ये मिलते हैं और चाहे एक्स वाई बने या फिर एक्स, चलो हम एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है? अगर ये बनता है तो इनका जो मिलना होता है ना, दैट इज नोन एज, मिलने के बाद का जो प्रोसेस होता है, मिलके ये जब दोनों क्रोमोसोम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एंड ये जो फॉर्म हो रहा है, दिस इज जाइगोट। इज इट वेरी क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अगर ये क्लियर है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा खुद को छोटा कर लेती हूँ, ज्यादा बेटर है, आपको दिखाई देगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि भैया सारा जो लाइफ है, कहानी है जिंदगी की, ये सब शुरू होती है किससे? ये सब शुरू होती है एक सिंगल सेल से। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एक सेल एक लार्ज ऑर्गेनिज्म कैसे बनाती है? चलो छोटू तो हम समझ लेते हैं कि छोटू वाला ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बट एक लार्ज ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? अब लार्ज ऑर्गेनिज्म है तो इट कंटेन्स मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, राइट? जैसे ह्यूमन बॉडी है तो अबाउट 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। प्लांट है तो मिलियन ऑफ सेल्स हैं जो टिश्यू बना रहे हैं, रूट बना रहे हैं, स्टेम बना रहे हैं, लीव्स बना रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, कैसे फॉर्म हो रहे हैं? ठीक है, तो ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है और हम इसी को, इस सवाल को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ओके, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स हैपन बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टीज। अब सेल की दो प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है भैया। ग्रोथ होगा और रिप्रोडक्शन होगा। अब इनका रिप्रोडक्शन जो होगा ना, वो सेल डिवीजन कहलाता है। इनका रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन कहलाता है। और ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। These two characteristics are fundamental properties of all living organisms. भाई ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब ग्रोथ ऑफ द सेल कैसे होता है भाई? देखो, एक सेल है, एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड होगा,
ठीक है, ए सेल डिवाइड होगा, थोड़ा साइज बड़ा होगा, सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े होंगे, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म है, ये सब बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। फिर क्या होगा, फिर इसी ग्रोथ में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि ये न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, और फिर ये सारे जो ऑर्गेनेलीज है ना, ये भी इंक्रीज होंगे नंबर में। भाई एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड अगर हो रहा है, तो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं इनको भी तो डिवाइड होना पड़ेगा, तो कुछ इसमें आएंगे, कुछ इसमें आएंगे, कुछ इसमें आएंगे, कुछ इसमें आएंगे, यानी कि अगर इसमें 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए ना, तभी तो ये डिवीजन होगा सही से। जैसे आप समझो, आपका एक घर है, ठीक है, आपका घर है, और आप सपोज करो 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप 2 लोगों में ये प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है, जो कुछ भी है घर में वो सब डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो बर्तन है, बेड है, ये सब डिवाइड होंगे, तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ऐसे ही तो होगा। यही सेम सिचुएशन जो होती है वो सेल में होती है, सेम सिचुएशन सेल में होगी। भाई सेल जब डिवाइड होगा तो जो ऑर्गेनेलीज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, सेल का कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगी, ऑर्गेनेली है वो इंक्रीज हो जाएगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो रेप्लिकेट होना उसका डीएनए शुरू कर देगा, ठीक है। और ये सब जब इंक्रीज हो जाते हैं नंबर्स में, फिर क्या होगा, ये जब नंबर्स में इंक्रीज होंगे तो सेल डिवाइड हो जाएगा, और जब सेल डिवाइड होता है तो ये मेक श्योर होता है कि ये सेल जब डिवाइड होके 2 सेल बना रहा है, तो ये दोनों सेल में बराबर बराबर चीजें हैं, यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो भी आप पढ़ते हो सेल में, गोल्जी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। ये मेक श्योर होना चाहिए कि भाई जब सेल डिवाइड हो तो जो दोनों सेल हैं उन दोनों के पास इनफ मटेरियल हो जिससे कि वो सरवाइव कर सकें। इज इट ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब सेल डिवीजन में क्या होता है, देखो सेल डिवीजन इज, इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है, और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिवीजन इन बॉडी सेल्स है वो होता है माइटोसिस। वो क्या होता है, माइटोसिस होता है, हम समझेंगे डीप में, अभी हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। अब सेल डिवीजन में क्या होगा, एक पेरेंट है, एक पेरेंट सेल है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, और ये डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। डीएनए क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी जैसा एक है वैसे ही एक और बना देगा, क्लियर है। अब ये सेल जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसके ऑर्गेनेलीज भी डिवाइड होंगे, ठीक है, और ये डीएनए भी डिवाइड होगा, ये डीएनए भी डिवाइड होगा। तो एक यहाँ पे आएगा, एक इस सेल में आएगा, और एक इस सेल में आएगा, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब पेरेंट सेल से कितने बने, 2 डॉटर सेल्स बन गए, क्लियर है। पेरेंट सेल एक था और इससे 2 बने, इस तरीके से ग्रोथ, इस तरीके से डिवीजन हुआ। अब कंटिन्यूअस साइकिल होता है ग्रोथ और डिवीजन का, यानी कि जो डॉटर सेल होती है वो भी ग्रो करती है बाद में, फिर उसमें भी डिवीजन होता है ना। तो एक सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बन गए, 16 से 32 बन गए। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, और क्या बनता है, मिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं, राइट। हर सेल में 2 चीज होती है, एक होती है ग्रोथ, दूसरी होती है डिवीजन। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत फंडामेंटल प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ओके। नाउ अब डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जब सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो सेल क्या करती है,
स्टार्ट करती है स्पेशलाइजिंग फॉर डिफरेंट फंक्शन, दे ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज, दे टिश्यूज क्या बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। सीधी सीधी सी बात समझो कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे होगा, देखो सेल बनाएंगे, अगर एक सेल की बात करें यूनिसेलुलर की तो वो अकेला ही सेल सारा काम कर रहा है, लेकिन मल्टी सेलुलर में डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी है, हाथ कुछ करेगा, पैर कुछ करेगा, मुंह का काम कुछ है, नोज का काम कुछ है, ईयर्स का काम कुछ है, तो हर किसी का अपना अपना काम है, उसी बेसिस पे ये सेल डिवाइड होता है। ठीक है, सेल बनाएगा टिश्यूज, टिश्यूज से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब हो जाता है तब बन जाता है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे ही प्लांट में सेल बनाएगा टिश्यूज, टिश्यूज बनाएंगे रूट, स्टेम, लीव्स, और इस तरीके से बन जाएगी प्लांट की बॉडी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये सब इतना सेल डिवीजन होने की जरूरत कहाँ से आई। ठीक है, देखो अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होता है तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा नहीं होगा, है ना, ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा नहीं होगा। अगर पौधे में एक ही सेल रह जाए तो वो पौधा आगे टिश्यू नहीं बना पाएगा, वो टिश्यू रूट नहीं बना पाएगा, स्टेम नहीं बना पाएगा, लीव्स नहीं बना पाएगा, और उसकी बॉडी ही नहीं बनेगी, तो वो तो बेचारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है। अब डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है कि भाई वो सेल जो है वो डिफरेंशिएट होगा अलग अलग स्पेशलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, तो जब वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में डेवलप होगा तभी तो वो जो बॉडी है वो काम करेगी, है कि नहीं। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो जैसे ह्यूमंस की ही बात ले लो, ह्यूमंस में सेल क्या करेगा, टिश्यू बनाएगा, अलग अलग तरीके के टिश्यू अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। अगर सारे टिश्यूज जो है हैंड ही बनाने लगे तो आपको क्या लगता है पूरे शरीर में सिर्फ आपको हैंड दिखाई देगा, शरीर होगा ही नहीं, राइट। तो डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, सेल को डिफ्रेंशिएट करके स्पेशलाइज टिश्यू बनाना बहुत जरूरी है। जब तक स्पेशलाइज टिश्यू नहीं बनेगा, ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, राइट। रिपेयर होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज करिए मेरे चोट लग गई, अब यहाँ पे अगर मेरे चोट लग गई तो आप सोचिए क्या मैं पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक ऐसे ही वो चोट लेके बैठी रहूंगी, या वो पार्ट कभी हील नहीं होगा, उसको हील होना पड़ेगा। आप देखो जब आपको चोट लगती है तो धीरे 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 आपकी स्किन जो है पहले वाइट दिखेगा, फिर उस पर रेडिश होगा, फिर वापस से आपका स्किन कलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे ओल्ड टिश्यू हो चाहे डैमेज्ड सेल हो, ये सब ओल्ड सेल या डैमेज्ड सेल जो भी होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं नई सेल से। फटाफट हमारा सेल डिवाइड होता है, फटाफट एक नया सेल बनके तैयार हो जाता है और उस जगह को कवर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्किन सेल होती है, आप देखो कई बार ना स्किन निकलने लगती है, तो क्या स्किन निकल गई तो फिर स्किन नहीं आएगी, आएगी। उसके नीचे स्किन ऑलरेडी डेवलप हो रही है, वो ओल्ड स्किन है जो आपका बाहर निकल रहा है। होता है ना, कई बार हैंड से भी निकल रही होती है, फेस से भी निकल रही होती है। तो रिपेयर और रिप्लेसमेंट सेल का होना बहुत जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन, भाई अगर मान लो कोई सेल बेचारा अकेला है, इसका कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये अकेला ही ऑर्गन सिस्टम है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, इसका मतलब अगर इसके ऑर्गन नहीं है तो क्या रिप्रोडक्शन नहीं होगा, होगा। यही सेल डिवाइड होगा और दो नए सेल बना देगा। सपोज ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। अब ये क्या कर रहा है, ये दो नए बैक्टीरिया बना दे रहा है, तो इसके भी तो बच्चे आ गए ना, इसकी स्पीशीज खत्म नहीं हुई वरना वो बेचारा यही से फिनिश हो जाता, है कि नहीं। ओके, नाउ सेल डिवीजन में मैंने आपको बता दिया कि भाई ग्रोथ होना जरूरी है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, देन तीन प्रोसेस होनी बहुत जरूरी है, और तीन प्रोसेस होती हैं सेल डिवीजन के दौरान। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं सेल डिवीजन के दौरान, एक होता है डीएनए रेप्लिकेशन, फिर होता है सेल ग्रोथ, फिर होता है सेल डिवीजन। ये तीन चीज होती है। पहली है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, दूसरा है सेल ग्रोथ, और तीसरा है सेल
डिवीजन। इज इट ओके? अब हम समझते हैं एक एक करके ये तीनों प्रोसेस जो होती हैं। अच्छा, ये सब ना एक एक करके होती है, इनका एक पूरा क्या कहते हैं, एक प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, एक एक करके पढ़ते हैं फिर समझते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, देखो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके रख, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखा होता है। हर डीएनए में क्या होता है, पेरेंट की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे जाके बच्चों में जाती है। तो बच्चों में तब जाएगी ना जब वो डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सेल है और ये सेल अभी डिवाइड नहीं हुआ है और इस सेल में डीएनए है एक, ठीक है। अब इस सेल को दो अलग अलग पार्ट में जाना है, इस मतलब ये सेल ब्रेक होगा दो अलग अलग पार्ट में। अब ये डीएनए भी दो पार्ट में जाएगा, है ना। तो ये अगर अकेला रहेगा तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे ही जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे भी जाना है, राइट। तो यहाँ पे डीएनए डबल हो जाएगा, एक था एक और बन गया, ठीक है, एक और बन गया। अब एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया। समझ में आई बात? भाई डीएनए अगर यहाँ पे एक है तो एक और बनना जरूरी है, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये जो डीएनए है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बना रहा है। जो इंफॉर्मेशन इसके पास है वही इंफॉर्मेशन ये इसको दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे फोटोकॉपी कर देते ना वैसे ही बना रहा है। ये फोटोकॉपी कर दिया इसने अपने डीएनए का। अब कह रहा है ठीक है, अब हमारे पास दो पेज हैं, अब तुम भी ले लो और मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये सेल जब डिवाइड हुआ दो पार्ट में तो इसने क्या किया, एक इसके पास चला गया वो इन्फॉर्मेशन, एक इसके पास चला गया। क्लियर है यहाँ पे? तो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक है एक और कॉपी बनाएगा। अब दो मॉलिक्यूल हो गए, अब ये दोनों एक इस सेल में जाएगा और एक इस सेल में जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? इसी को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की फोटोकॉपी कर देना। फोटोकॉपी में क्या होता है, एक पेज जब आप देते हो वही इंफॉर्मेशन जब हम फोटोकॉपी कराते हैं दूसरे पेज में भी मिलती है ना हमें। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज हो रही है। क्लियर है? अब क्या होगा भाई, डीएनए रेप्लिकेट हो गया सेल के अंदर, ये सेल है और सेल के अंदर क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जब सेल है ना ये इंक्रीज करेगी साइज में, ये साइज पहले यहाँ पे छोटू थी, अब ये साइज में इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब इंक्रीज हुई तो इसका साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हुआ, इसके अंदर जितने ऑर्गेनेलीज थे वो भी इंक्रीज हुए, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन्स एंजाइम सब इंक्रीज हो गए। ये इसलिए इंक्रीज हो गए ताकि जब ये सेल आगे डिवाइड हो तो जब ये दो पार्ट्स में जाए ना तो ये दोनों को बराबर बराबर चीजें दिखाई दें, राइट, इन दोनों को बराबर बराबर चीजें मिले। यहां तक क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, जितना ये डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसके ऑर्गेनेलीज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सब कुछ बराबर क्वांटिटी में डिवाइड हो गया। क्लियर है यहाँ पे? यही होता है सेल ग्रोथ। और सेल ग्रोथ में क्या होता है कि सेल ग्रोथ में ये इंश्योर किया जाता है कि जितना मटेरियल है ना वो सब जो है वो इनफ हो जाए, इतना हो जाए कि जब सेल डिवाइड हो तो सबको बराबर बराबर बढ़ सके, राइट। अब सेल डिवीजन में क्या होगा कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, अब सेल क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल बन जाएंगी। अब हर डॉटर सेल के पास एक डीएनए होगा, ठीक है, अपने ऑर्गेनेलीज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और अपना साइटोप्लाज्म होगा। इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसके पास भी अपना डीएनए हो गया, इसके पास भी अपने ऑर्गेनेलीज हो गए, इसके पास भी अपना साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आई बात? अब एक चीज समझो, अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए और ग्रोथ ना हो, सेल डिवीजन हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, डीएनए रेप्लिकेशन होगा जब, तो रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, सेल का ग्रोथ होना जरूरी है। जब तक सेल ग्रोथ नहीं करेगा ये इंश्योर नहीं हो पाएगा कि सब कुछ इनफ क्वांटिटी में है कि नहीं है, फिर सेल डिवीजन होगा।
तो कोई भी प्रोसेस पहले ऐसे नहीं हो सकती, पहले ऐसा भी नहीं होगा पहले ग्रोथ हो जाए फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो सब कुछ ना एक बहुत कोऑर्डिनेटेड और रेगुलेटेड मैनर में चलता है। अब क्या होता है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, अब कोऑर्डिनेशन ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं हुआ ना तो डीएनए पहली बात तो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, डॉटर सेल के पास इनकम्प्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन चली जाएगी। जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ तो जो उसके जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनके पास इनकम्प्लीट जेनेटिक मटेरियल है। इससे क्या होगा, सेल में मेल फंक्शन होगा या डिजीज हो जाएगी। इसीलिए सेल इंश्योर करता है कि डीएनए का कॉपी जो है वो बन जाए। डीएनए की फोटोकॉपी होनी जरूरी है, पहले फोटोकॉपी कराओगे फिर ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए फोटोकॉपी हो गई, यानी कि डीएनए को कॉपी कर दिया गया, यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, फिर ग्रोथ होगी जिससे कि दोनों सेल्स आराम से डिवाइड हो पाए और दोनों सेल आराम से सरवाइव कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास इनफ मटेरियल हो, ठीक है। अब सेल डिवाइड होगा, क्लियर है यहाँ पे। जब नया सेल फॉर्म होता है, जैसे ये पेरेंट सेल है, अब ये नया सेल फॉर्म हुआ, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेनी सेल। डिवाइड हो गया, जो नया सेल है जब डिवीजन के बाद फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज प्रोजेनी सेल। प्रोजेनी सेल में क्या होता है, ये इंश्योर किया जाता है कि प्रोजेनी सेल के अंदर कंप्लीट डीएनए हो, प्रॉपर क्रोमोसोम्स हो और ऑर्गेनेलीज जो हो वो बढ़िया तरीके से काम करती हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी डैमेज हुआ या इनकम्प्लीट हुआ तो वो सेल काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, राइट। क्या क्या होना जरूरी है प्रोजेनी सेल में, कंप्लीट डीएनए होना चाहिए, प्रॉपर क्रोमोसोम्स होने चाहिए, प्रॉपर क्रोमोसोम्स होने चाहिए। अब प्रॉपर क्रोमोसोम्स होंगे फिर क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली जाएगी आगे की सेल में। ऑर्गेनेलीज अगर फंक्शन सही तरीके से करेंगे तो वो सेल प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ है तो वो सेल डैमेज हो जाएगा या इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, और फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब सेल साइकिल में क्या होता है, द सेल साइकिल इज एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन सेल फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ग्रोथ यानी कि जो सेलुलर कंपोनेंट है उन सबका सिंथेसिस होगा, बनेंगे वो, फिर सेल डिवाइड होगा। क्लियर है यहाँ पे, ओके। तो सेल के डिवीजन में तीन चीजें हमने पढ़ी, एक तो डीएनए डुप्लीकेशन पढ़ा, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन, फोटोकॉपी, रेप्लिकेशन हो गया, फिर ग्रोथ हो गई और फिर डिवीजन हुआ। यही तीन चीज हम अभी तक समझते आए हैं, ठीक है, और यही तीन चीज जरूरी है, ठीक है। देखो एक चीज समझो, जो ये ग्रोथ है ना ये हमेशा होती रहती है, ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूअस है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन तो तब होगा जब सेल का डिवीजन होना है, लेकिन जो ग्रोथ है ना वो एक सेल में होती रहेगी। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, ऑर्गेनेलीज इंक्रीज होते जाएंगे, अगर ऑर्गेनेलीज में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता रहेगा। यानी कि जो सेल है वो अपना साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज इन सब को इंक्रीज करता रहेगा पूरी सेल साइकिल में, ठीक है। लेकिन डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो कभी कभी होता है, ओके। अब देखो डीएनए का, अब बात ये भी आएगी भाई डीएनए का सिंथेसिस कब होगा। अब डीएनए का सिंथेसिस सिर्फ एक स्टेज पे होगा, यानी कि डीएनए सिंथेसिस मींस व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, एक स्टेज पे होगा जब एस फेज आता है। एस फेज क्या होता है हम समझेंगे, अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। तो एस फेज जो होता है वो सिंथेसिस फेज होता है, इसी में क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, और जब डुप्लीकेट हो गए तो क्या बना, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, और दोनों ही बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्लियर है।
समझ में आई बात? तो अगर सिंथेसिस फेज से हम पहले देखें तो एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी एक क्रोमोसोम है, लेकिन एस के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 में बदल जाएगा। क्लियर है? यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन होता है, फोटोकॉपी होती है, समझो बात को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, अब क्रोमोसोम को सेपरेट भी होना है और डिस्ट्रीब्यूट भी होना है। तो एक प्रोसेस आएगी सेल डिवीजन में जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस में क्या होगा, यानी जो देखो क्रोमोसोम बना, रेप्लिकेट हुआ, बना इन द सेंस मतलब रेप्लिकेट हुआ, ठीक है, रेप्लिकेट हुआ, अब उसको दोनों में सेपरेट कर करके लेके जाना है। ठीक है, ये सेल है, अब यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, 2 बन गए हैं, अब इनको अलग अलग सेल्स में लेके जाना है। ठीक है, तो ये माइटोसिस होगा, माइटोसिस के दौरान होता है। और ये जब माइटोसिस के दौरान होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मतलब बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं। टाइटली पैक होके ये सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे। ये सेल है सपोज, इस सेल के सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं टाइटली पैक होके। ठीक है, अब ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और जब दोनों पोल्स पे पहुंच जाएंगे, ये यहाँ, तो ये सेल डिवाइड हो जाएगा और 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे यही चीज होती है। एक बार फिर से आप लोग को समझा देती हूँ। देखो, ये एक है सेल, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं माइटोसिस स्टेज की, यानी कि सेल डिवीजन में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे, बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं, कंडेंस कहने का जो मेरा मतलब है। ठीक है, और ये सेल के सेंटर में अरेंज्ड हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, सेल के सेंटर में अरेंज्ड हो जाते हैं। जब सेल के सेंटर में अरेंज्ड हो जाएंगे तब क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये मूव होंगे, कहाँ पे, ये मूव होके इस पोल की तरफ जाएंगे और मूव होके ये वाला इस पोल की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये गायब हो गए, यानी कि यहाँ पे अब नहीं दिखाई दे रहे। अब कहाँ दिखाई दे रहे, यहाँ पे दिखाई दे रहे, पोल्स पे दिखाई दे रहे। अब ये सेल डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, ये सेल डिवाइड हो जाएगा और 2 सेल्स इस तरीके से अब आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यानी कि ये 2 डॉटर सेल्स हैं। क्लियर है? यहाँ पे ये डॉटर सेल्स हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई माई बाप नहीं अपने आप चले जा रहा है, सेल साइकिल चले जा रहा है, हो रहा है। नहीं भाई, ये सारे इवेंट जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जो इस सेल साइकिल को रेगुलेट करती हैं। अपने आप हवा में नहीं चले जा रहा है ना, अपने आप हवा में नहीं जा रहा है, इसके माई बाप हैं, ये रेगुलेट होता है। कुछ स्पेसिफिक जीन्स होती हैं, ये जीन्स क्या करती हैं, ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं जो कंट्रोल करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए को मतलब कि डीएनए का फोटोकॉपी, अब फोटोकॉपी हो गई, अब क्रोमोसोम को सेपरेट करना है और सेल को डिवाइड करना है। तो ये तीनों जो इवेंट है ना, ये तीनों ही रेगुलेट होते हैं उस जीन से। ठीक है, अब वो कौन सी जीन्स होती है ये भी समझते हैं। देखो, वो जो जीन्स है वो क्या करती है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है। तो वो कौन कौन से प्रोटीन है, साइक्लिन है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। ये जो प्रोटीन्स है ना, ये चेक पॉइंट्स की तरह काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि भैया सेल में बिल्कुल सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सेल में कहीं पे भी डैमेज हुआ तो ये कहेंगे सेल साइकिल स्टॉप कर दो। पहले डीएनए रिपेयर होगा, फिर उसके बाद सेल साइकिल होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, जैसे कि ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो प्रोटीन होती है, इसे सीडीकेस बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन बिल्कुल चेक पॉइंट की तरह होते हैं। ये चेक करते हैं कि बेटा सब कुछ सही चल रहा है कि कुछ भी गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो चेक कर लेते हैं। वो चेक करेगा, कुछ गड़बड़ी निकली, उसने बता दिया भैया डीएनए डैमेज है, फिर बोलेगा ऐसा है, अब ये सेल साइकिल स्टॉप कर दो, इसको पहले रिपेयर करने जाना पड़ेगा। डीएनए पहले रिपेयर होगा, फिर सेल क्या होगा,
डिवाइड होगा, वरना तो बेचारा हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, राइट। अब हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं। जीनोम क्या होता है, एक वर्ड आएगा आपको, बहुत बार आएगा। तो जीनोम जो होता है ना, ये कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल अगर बोला जाए तो मतलब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, जो सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जीनोम एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ग्रोथ कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा सेल का, और जो पीछे से यानी पेरेंट से जो इसको ट्रेड्स मिले हैं वो कौन कौन से ट्रेड्स मिले हैं। समझ में आई बात? यानी कि जैसे एक क्लास है सपोज, और उसमें क्लास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड अगर कर दें, तो एक ग्रुप ये इंश्योर करेगा भैया ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, सारे लंबे एक साथ हैं, ठीक है। यानी कि जो एक सेट का कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरे सेट का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग जीनोम हो गए, एक जीनोम ये है, एक जीनोम ये है, ठीक है। तो अलग अलग जीनोम है, और हर जीनोम जो होता है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है कि भैया इसका ग्रोथ कैसे होगा, इस इन बच्चों का डेवलपमेंट कैसे करना है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका फंक्शन कैसा है, कौन से इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जीनोम जो होता है वो डीएनए है एक तरीके से। अब ये डिसाइड करेगा कि आपका डीएनए, आप एक ही घर में दो लोग हैं, आप और आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, दोनों लोग बिल्कुल डिफरेंट होंगे, आप देखो, ठीक है, डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो डीएनए है ना दोनों में अलग अलग होगा। किसी का ग्रोथ किस तरीके से है, किसी का डेवलपमेंट किसी तरीके से है, किसी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल किस तरीके से है, दूसरे का अलग तरीके से होगा, इनहेरिटेड ट्रेट्स कुछ और होंगे इसके, उसके कुछ और होंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जीनोम पाए कहाँ जाते हैं। जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है भाई, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाता है, और स्मॉल अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में देखो न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका जो डीएनए होता है वो ऐसे ही फैला पड़ा होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ रहता है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, तो ये यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? आई होप किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। ऑलराइट, सो अभी आज बिल्कुल बेसिक बेसिक एक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी है कि सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीप से समझेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।